यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर जो मेंटरशिप टेस्ट चल रहा था, इसका टेस्ट नंबर 6 है, जो है टेस्ट नंबर 6, इसका पार्ट 1 यहाँ से देख चुके थे। ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे जो 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ से होगा। 54 53 तक ऑलरेडी यहाँ पर पार्ट 1 में किए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से, यहाँ से उसको देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है जलवायु के प्रकार और यहाँ पर इसके विशिष्ट लक्षण दे रखे, कौन कौन से यहाँ पर इसके सही सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर है, ये बोला है उष्णकटिबंधीय मानसून, वर्ष भर वर्षा, कोई शुष्क ऋतु नहीं। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून वर्ष भर वर्षा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आर्द्र और शुष्क ऋतु में होती है, तो पहली बात गलत हो जाएगी। भूमध्यसागरीय मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात टुंड्रा में क्या होगी, टुंड्रा में अत्यधिक शीत जलवायु और वृक्षों का अभाव हो यहाँ पे होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है। चौथा, मरुस्थल वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। चौथी बात यहाँ से क्या होगी, चौथी बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थली में 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है और ये सबसे शुष्क और जलवायु प्रकार बनाती है, जो उच्च दैनिक तापांतर का अंतर दिखाती है। तो यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। तीन बातें सही हैं। आंसर यहाँ से 54 का क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है, केवल 3। 55 है जलवायु घटना और इसके प्रभाव क्षेत्र, इसमें से कितने यहाँ पर सही सम्मिलित हैं बताना है। 55 में करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका एक तो पहला चिनूक पवने, चिनूक पवने यहाँ से पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चिनूक पवने पूर्वी रॉकेज से आने वाली गर्म शुष्क पवन है, जिसे अक्सर स्नो ईस्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह तेजी से बर्फ पिघलती है और यहाँ पर ग्रेट प्लेन पशुपालन में मदद करती है। साइबेरिया में चलने वाली शीत पवने नहीं है। हरमट्टन क्या होता है, हरमट्टन सहारा पश्चिम से पश्चिम अफ्रीका की ओर चलने वाली शुष्क जो धूल भरी हवाएं होती हैं। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से सही है। नॉर्वेस्टर क्या होता है, नॉर्वेस्टर यहाँ से जो मानसून पूर्व के दौरान उत्तर भारत में आने वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, बोरा, बोरा एडरियाटिक तट से नीचे की ओर चलने वाली शुष्क शीत पवनें होती हैं। चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है ना। तो आंसर क्या होगा, तीन बातें यहाँ से भी करेक्ट है, तो बी यहाँ से क्या होगा, 55 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 56 है। आदि कर्मयोगी जो है अभियान के संबंध में विचार करना है। इसे जनजातीय मंत्रालय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला क्या होगा, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक क्षमता निर्माण पहल है, जिसकी संकल्पना विकेंद्रीकरण, जनजाति नेतृत्व और शासन के लिए आंदोलन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य होगा कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करना और प्रशिक्षित पदाधिकारी जो है उसके सामुदायिक कार्यकर्ताओं को एक मजबूत ढांचा बनाना। पहली बात सही है। सेकेंड बात, इसका उद्देश्य यहाँ पर क्षमता मैंने बताया इसका उद्देश्य क्या है, और यहाँ पर इसके माध्यम से लगभग 1 लाख गाँवों के 20 लाख जनजाति जो परिवर्तन करता है उसको सशक्त बनाना। सेकेंड बात यहाँ से सही है ना। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात 56 में देखते हैं। तीसरी बात इसमें नहीं है ना, दो ही बातें, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। पूछा सही कौन सा होगा, तो सी। क्वेश्चन नंबर 57, सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है, और इसका इस साल 10 साल पूरा हो रहा है ना। 15 से स्टार्ट हुआ था और 10 साल करीब इसका पूरा हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। भारत पहली बार 100 देशों की जो सूची में शामिल हुआ था और 99वां स्थान प्राप्त हुआ इसको। पहली बात क्या होगी, पहली बात 57 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि 99वें स्थान पर है और 67 स्कोर के साथ भारत 100 देशों में शामिल हुआ है और पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाया है। सेकेंड बात है, पूर्वी और दक्षिण एशिया ने वर्ष 2015 के बाद एसडीजी में सबसे तीव्र गति दिखाई है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, भारत का स्थान चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका से पीछे है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है उसमें से चीन को 49वां, ब्राजील 54 और रूस 51, ठीक है, उससे पीछे। लेकिन सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में 2025 में ये दक्षिण अफ्रीका से आगे है। दक्षिण अफ्रीका कितना 111 है, ठीक है, तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। राइट, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो 1 और 2 मतलब बी यहाँ से क्या होगा, 57 का आंसर होगा। ठीक है, 58 देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रास्त्र, ये क्या है, रुद्रास्त्र क्या है, देखो रुद्रास्त्र यहाँ पर ये एक स्वदेशी ऊर्ध्वाधर टैंक ऑफ लैंडिंग सशस्त्र ड्रोन है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। राइट, इसमें अत्याधुनिक सेंसर और टारगेटिंग जो प्रणाली है वो लगी हुई है, जो दिन तथा रात दोनों की परिस्थितियों में प्रभावी संचालन सुनिश्चित कर सकती है। आपसे बोलेगा ये सिर्फ दिन में मतलब यह करेगा और रात में नहीं कर सकता, ऐसे करके स्टेटमेंट आपको देगा, तो याद रखना दोनों टाइम पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो 58 का आंसर जो बी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा।
59, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। इस सम्मेलन में कार्यस्थल पर जैविक खतरों से संबद्ध अभिसमय C-192 को अंग्रेजीकृत किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? 59 का करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से, इस सम्मेलन में समुद्री श्रम अभिसमय 2006 संशोधन करके इस क्षेत्र में हिंसा, उत्पीड़न जैसी समस्याओं को संबोधित करने के लिए नाविकों को शोर लीव अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सम्मेलन में समुद्री श्रम अभिसमय में 7 संशोधन भी अपनाए गए, जिसमें जहाज हिंसा, उत्पीड़न, नाविकों का अधिकार, न्यायसंगत व्यवहार, चिकित्सकीय देखभाल उपलब्धता, नाविकों का मुख्य पक्ष का यहाँ पर मान्यता देना, ये सब विषय इसमें शामिल थे। लेकिन शोर लीव अधिकार इसमें प्रतिबंधित नहीं था। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सही पूछा तो 1। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसके द्वारा पर जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा 60 का ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कार्बन प्राइसिंग उपकरण जैसे कि यहाँ पर कार्बन टैक्स, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, उसकी स्थिति को विकास का आंकलन करती है। इसमें यह दर्शाया जाता है कि यहाँ पर किस विकास या किस प्रकार यहाँ पर जो उपकरण है उसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राजस्व जुटाने पर राष्ट्रीय जो जलवायु रणनीति है उसमें नेट जीरो प्रतिबद्धता को समर्थन करने में सहायक होगी। ठीक है, तो यहाँ से डी इसका 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इस अभ्यास का वर्ष 2025 में संस्करण उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया था। पहली बात करेक्ट है। इस अभ्यास का संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान पर केंद्रित था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। तीसरी बात है, ये वर्ष 2025 में केवल दूसरी बार आयोजित किया गया था। तीसरा गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ये 2004 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है और वर्ष 2025 का 17वां संस्करण होगा। ठीक है, यहाँ की दूसरा ठीक गलत हो जाएगा। ओनली 2 बात करेक्ट है। 61 का आंसर 1 और 2 सही होगा। 62 NAKSHA नक्शा राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावरण भू सर्वेक्षण कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रौद्योगिकी आधारित पहल है जिसका उद्देश्य आधुनिक सत्यापनी भूमि है उसकी अभिलेख तैयार करना। पहला क्या होगा? 62 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, ये कार्यक्रम पहले से ही सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्तमान में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 जो शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उसमें यहाँ पर लागू किया गया है। यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों में नहीं है और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा आपका 62 का ओनली 1। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व तेलंगाना के कवल टाइगर रिजर्व क्षेत्र महाराष्ट्र और ताबोडा अंधारी टाइगर रिजर्व के बाग के बीच गलियारे को सुरक्षित करता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकंड, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के 3 अनुसूचित टाइगर रिजर्वों में से एक माना जाता है या एक है। ठीक है, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में केवल 2 टाइगर रिजर्व हैं, कवल और अमरावत अनुसूचित हैं, ना कि यहाँ पर 3। ठीक, गलत हो गया ये। ठीक है, आंसर क्या? ओनली 1 करेक्ट है। ए 63 का आंसर है। पूछा क्या है? सही पूछा है तो 1। 64 हाल ही में पुणे में प्रारंभ की गई निवेशक शिविर किसकी पहल है? जो निवेशक शिविर है ये किसकी पहल है? कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? पुणे में स्टार्ट की गई थी, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये किसकी पहल है? ये है दावा न किए गए लाभांश और शेयरों के समाधान के लिए एक निवेशक और शिक्षा रणनीति को लेकर प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की एक पहल होगी। 64 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो निवेशक है उसको सशक्त बनाना और वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ करना और दावा न किए गए जो लाभांश है उसके शेयरों के बीच लंबित दावे को समाधान करना। ठीक है, और शिविर में निवेशक को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा, जहाँ पर वे 6 से 7 वर्षों तक दावा न किए गए लाभांश पर शेयरों का दावा कर सकते हैं और केवाईसी नामांकन विवरण तुरंत अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें बात होंगी। 64 का सी। 65 हाल ही में खोजी गई मेढक की प्रजाति अमोलप्स सिलांग निम्नलिखित में से उल्लेखनीय है क्योंकि क्यों उल्लेखनीय है? देखो यहाँ पर जो हाल ही में खोजी गई थी मेढक की प्रजाति अमोलाप्स, ये सिलोंग जो है ये किस लिए उल्लेखनीय है? राइट, बताना आपको। ये उल्लेखनीय क्योंकि यहाँ पर पूर्वोत्तर भारतीय
जो भारत के शहरी जो जलधारा अधिवास है उसमें अभिलेखित की गई है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत में शहरी जलधारा उसके अधिवास में अभिलेखित की गई, तो ए आंसर इसका 65 का आंसर होगा, ठीक है। इसे शिलांग शहर के भीतर लगभग 4990 फीट मान सकते हो, एक तरह से 5000 फीट की ऊंचाई पर देखा गया था, ठीक है। और यह प्रजाति अमुलाप्स इंडो बर्मनीस कॉम्प्लेक्स है, उसका आणविक जो फाइलोजेनेटिक विशेषण के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। ये एक कैक्सिड निवासी मेढक है जो स्वच्छ मीठे पानी की धाराओं तक यहाँ पर रहता है, और ये खोज शहरी सूक्ष्म आवासों के जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको मैथ को रेखांकित करती है, ठीक है। तो यहाँ रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ खोजी गई थी और क्या किस जगह कैसे में रह सकती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपसे पूछिएगा, कितनी फीट ऊंचाई पर मिला था, है ना, याद रखना, ये सब की पॉइंट इसके। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संबंध में विचार करना है। आईआईटी दिल्ली को सर्वोत्तम भारतीय संस्थान के रूप में रैंक किया गया है। पहला क्या होगा, 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रैंक बोला है कि रैंकिंग में 2026 में संस्करण में आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी बॉम्बे को पीछे छोड़ते हुए जो पिछले वर्षों में भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च स्थान पर था, वो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च रैंक लाने वाला भारतीय संस्थान होने का गौरव प्राप्त किया था। ये भारत की आंतरिक रैंकिंग व्यवस्था में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। सेकेंड बात, रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या पिछले संस्करण की तुलना में कम हुई है। ये बात गलत है ना, क्योंकि भारतीय पेटेंट में वृद्धि देखी गई, जिससे पिछले संस्करण में 46 थे और उसकी तुलना में अब 54 संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। तो यहाँ सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। 66 का आंसर ए सही है। 67 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रियल फील टेम्परेचर शब्द जिसे हीट इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है, इसका अभिप्राय क्या होगा। देखो, इसका अभिप्राय क्या से जो हीट इंडेक्स वास्तविक वायु तापमान नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर उस तापमान की माप होती है जो मानव शरीर का ताप को जब महसूस होता है जब सापेक्षिक आर्द्रता तो वास्तविक तापमान के साथ जोड़ा जाता है ना। क्या होगा, सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वायु तापमान सापेक्ष आर्द्रता को मिलाकर मानव शरीर के जो द्वारा अनुभव किया गया आभासी तापमान, ये यहाँ से इसका आंसर होगा। उच्च आर्द्रता शरीर के पसीने के माध्यम से स्वयं को ठंडा करने की क्षमता को बाधित करती है, जिससे थर्मामीटर पर दिखाए गए तापमान की तुलना में गर्मी कहीं अधिक महसूस होती है। ये परिघटना होती है विशेष रूप से चिंताजनक थी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का दर्ज था, ये किया गया था कि अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री है, किंतु यहाँ पर अधिक आर्द्रता की उपस्थिति ने हीट इंडेक्स को कई डिग्री तक यहाँ पर बढ़ा दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उम्मीद UMED केंद्रीय पोर्टल के संबंध में विचार करना है। ये पूरे भारत में वक्फ संपत्ति के रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी को सक्षम बनाएगी। क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। सेकंड, ये सत्यापित वक्फ अभिलेखों को सार्वजनिक पहुंच की जो अनुमति देता है और पारदर्शिता के लिए जियो टैगिंग और GIS आधारित मानव जो मानचित्रण है उसमें सम्मिलित करेगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह पोर्टल सत्यापित वक्फ जो अभिलेख है उसके सार्वजनिक पहुंच को उपलब्ध कराएगा और जिसमें जियो टैगिंग पर आधारित मानचित्रण और गवर्नेंस उपकरणों के साथ एकीकरण विशेषताएं शामिल होंगी, ठीक है। और इन उपकरणों का उद्देश्य दुरुपयोग करने से रोकना और सुनिश्चित करना कि यहाँ पर वक्फ संपत्तियां उन सामाजिक विकासात्मक उद्देश्यों को पूर्ति करें जिनके लिए उन्हें मूल रूप से यहाँ पर प्रदान की गई थी। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही है, आंसर 68 का सही पूछा तो सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, ओशन डार्कनिंग और इसके पारिस्थितिक प्रभाव के संबंध में विचार करना है। पहला, ओशन डार्कनिंग महासागर की सतही जल की परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता अथवा चमक में कमी को संदर्भित करता है जो जैविक गतिविधि को परिवर्तन के कारण होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 69 की क्या होगी, करेक्ट है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। सेकंड बात है, ये प्रवृत्ति मुख्य वैश्विक उष्मीकरण से प्रभावित फाइटोप्लैंक्टन की आबादी में बदलाव से प्रेरित होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ओशन डार्कनिंग जो आपका यूफोटिक क्षेत्र है इसमें प्रकाश में प्रवेश और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करके समुद्री खाद्य श्रृंखला को बाधित कर सकता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, तीनों बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 69 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में समाचारों में देखा गया गुवाडा नेगेटिव संबंधित करता है किसको, जो गुवाडा नेगेटिव है किसको संदर्भित करता है, ये संदर्भित करता है एक नवीन खोजा गया रक्त समूह तंत्र है जिसमें हाई इंसिडेंट्स प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। बी यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे रखते हैं क्वेश्चन 71 है,
G20 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वर्ष 2024-25 की G20 प्रेसिडेंसी की थीम एकजुटता, समानता, सौहार्दता होती है। पहला क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और यहाँ पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक के गवर्नर की मीटिंग के मंच के रूप में हुई थी। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी इसकी, ये भी करेक्ट होगी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है। राइट। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वर्ष 2009 में इसे राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष को भी शामिल करने के लिए उन्नत कर दिया था। और दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित वर्ष 2024-25 की G20 जो प्रेसिडेंसी थी उसकी थीम एकजुटता, समानता, धारणीता ये है। ये समानता को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन को समाधान करने की ऊर्जा संक्रमण को जो ऋण भार उसको कम करने में केंद्रित करेगी। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें 71 की करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2025 के G7 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। वर्ष 2025 में G7 की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। पहला क्या होगा? 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या है? करेक्ट है। कनाडा के अल्बर्टा ने कनानेस्किस वर्ष 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में मेजबानी की थी। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष G7 की मेजबानी रोटेशन में भाग लेते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष G7 जो है उसके शिखर में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे मेजबानी रोटेशन में शामिल नहीं होते हैं, जो केवल 7 सदस्य के लिए यहाँ पर आरक्षित है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 72 का आंसर ए यहाँ से सही होगा। 73 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में विचार करना है। ये सुरक्षा मानकों को अनुमोदित करने हेतु उत्तरदायी होता है। पहली बात क्या होगी? 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से, एक बार बोर्ड द्वारा गैर अनुपालन का मामला घोषित किए जाने पर उसे तुरंत संबंधित राज्य के प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल जाता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अनुपालन न करने की स्थिति में बोर्ड जो संबंधित जो राज्य है उसका उल्लंघन न करने की तकनीकी में सहायता की कटौती करने, आपूर्ति की गई जो परमाणु सामग्री है उसको वापस करने और यहाँ पर उसकी मांग को लेकर जो मामले की रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत होगी। इसमें ओनली 1 करेक्ट है। 73 का आंसर एक यहाँ से इसमें सही होगा। 74 नंबर देखते हैं। 74 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के संबंध में विचार करना है। इसे वर्ष 2025 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मानी गई थी। पहला क्या होगा? 74 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड NDB की आरंभिक पूंजी इसके 5 संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, मिस्र इसका सबसे नवीनतम सदस्य होगा। ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इसके संस्थापक सदस्यों में, नवीन सदस्यों में से इसके संस्थापक 5 हैं ब्रिक्स राष्ट्र में। बाद में इसमें बांग्लादेश 2021 में और संयुक्त जो अरब अमीरात है UAE 2021 में और मिस्र 2023 में नए सदस्य के रूप में शामिल होते, जबकि अल्जीरिया वर्ष 2025 में सबसे हाल ही में यहाँ पर सदस्य बना है। तो ये बात ये बोले सबसे नवीन मिस्र होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 74 का आंसर ये सही है। 75, संघाई सहयोग संगठन जो SCO उसके बारे में विचार करना है। SCO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला विकास निकाय शासनाध्यक्ष की परिषद होती है। पहला क्या होगा? 75 का जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो SCO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद जो संगठन के सभी मुद्दों को निर्णय लेती है और शासनाध्यक्ष की परिषद के बहुपक्षीय सहयोग को रणनीतियों में चर्चा करती है और संगठन बजट को मंजूरी देती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी होती हैं। सेकेंड बात यहाँ से सही है ना? सिर्फ यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 75 का बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 76 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्यकारी बोर्ड IMF में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय होता है, जिसे प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर के रूप में शामिल होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर IMF का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर के रूप में शामिल होते हैं, जो आमतौर पर वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्री के प्रमुख होते हैं। दूसरी ओर कार्यकारी जो फंड है उसमें दैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन यहाँ पर ये शीर्ष निर्णय लेने वाला प्राधिकारी नहीं होता है। तो बात गलत होगा। IMF में मतदान शक्ति का निर्धारण समान मतों और जो कोटा आधारित मत है उसके संयोजन से होता है, जो प्रत्येक सदस्य की सापेक्ष आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से विश्व बैंक का गठन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जबकि इसे समापन के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतिम रूप दिया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस सम्मेलन में मुख्य बिंदु जो था IMF था और अधिकांश चर्चाओं के नेतृत्व में हैरी डेक्स्टर वाइट ने किया था, जबकि विश्व बैंक की संरचना का मसौदा तैयार अंतिम रूप से केवल अंतिम दिनों में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है, विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। कौन कौन सा? इसमें IBRD, ठीक है, IDA, IFC, मिगा और ICSID, ये 5 यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, पहली बात गलत है। ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से 77 का आंसर होगा। 78 यहाँ पर अफ्रीका जो यूनियन संघ है उसके बारे में विचार करना है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 में अफ्रीका एकता संगठन OAU के उत्तराधिकारी संगठन है उसके रूप में स्थापित किया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी क्या होगी बताना है आपको। पहला यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। राष्ट्र एवं सरकार के प्रमुख में सभा AU के जो प्रमुख निर्णय हैं उसके लेने वाले निकाय में से एक माना जाता है। AU मतलब अफ्रीकी संघ। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, एजेंडा 2030 में अफ्रीका के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के क्रम में AU मतलब अफ्रीकन जो संघ है उसमें दीर्घकालिक रणनीति ढांचा होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एजेंडा 2063 में AU को दीर्घकालिक ढांचा यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर एजेंडा 2030 को। तो ये बात गलत होगी। ओनली 2 करेक्ट है, 78 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है इसकी संकल्पना भारत और यहाँ पर जो फ्रांस की संयुक्त पहल के रूप में वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ISA की टूवार्ड्स 1000 नीति के लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इसके फ्रेमवर्क में समझौते पर 2020 में संशोधन के बाद केवल कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित विकासशील देश ही ISA में शामिल होने के पात्र होंगे। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ISA के फ्रेमवर्क में समझौते में वर्ष 2020 में संशोधन के बाद सदस्यता की पात्रता का विस्तार किया गया था। अब इसी जो सभी संयुक्त यहाँ पर राष्ट्र सदस्य देश शामिल होने के पात्र हो सकते हैं, ना कि केवल उस गठबंधी क्षेत्रों को लेकर के। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 79 का आपका ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 79 का। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समूह का सदस्य है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल प्रौद्योगिकी जो नियंत्रण व्यवस्था MTCR, राइट। यहाँ पे NSG का इसमें नहीं होगा, राइट। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, NSG यहाँ से इसमें नहीं शामिल है। तो 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। ईरान, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरब, नाइजीरिया, कुवैत, इनमें से कितने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के संस्थापक सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो देखो ईरान, इराक, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला, ठीक है, नाइजीरिया इसमें नहीं है। तो 5 यहाँ से इसके आंसर होंगे। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 82, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भारत, इनमें से उपयुक्त देशों में से कितने सार्क और डोमेस्टिक दोनों देशों के यहाँ पर सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर। यहाँ से जो 82 का आंसर होगा यहाँ से आपको हो जाएगा, इसमें से 8 सदस्य शामिल, जिसमें से अफगानिस्तान, ठीक है, और जो बांग्लादेश, राइट, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, पाकिस्तान, राइट। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो बहुउद्देशीय जो पर तकनीकी आर्थिक सहयोग है डोमेस्टिक, उसकी क्षेत्रीय संगठन में यहाँ पर 6 जून को हुई थी। इसके यहाँ पर सदस्य के रूप में देखेंगे तो यहाँ से सिर्फ 5 इसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर इसका हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सी, केवल 5। कौन कौन से? यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें 5 में आपको जो होंगे ये हो जाएंगे बांग्लादेश, राइट, भूटान, म्यांमार नहीं है, म्यांमार यहाँ पर, नेपाल, श्रीलंका है, नेपाल है, और यहाँ से आपका एक हो जाएगा भारत। तो ये 5 इसका करेक्ट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी के बारे में विचार करना है। ये वर्ष 2015 में प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन सम्मेलन 2003 में हुआ था। पहला क्या होगा? 83 का पहला स्टेटमेंट है इसका करेक्ट है। 18वां पीबीडी प्रवासी भारतीय जो यहाँ पर दिवस है, इसके सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विकसित भारत प्रवासी भारतीयों का योगदान थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी है ना। ये 8 से 10 जनवरी 2025 को यहाँ पर ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और ये 2015 से यहाँ पर जो है उसमें द्विवार्षिक रूप से मनाया जा रहा है। 2 वर्ष में मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। 2015 से मनाया जा रहा है और करीब इसका 10 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, भारत मध्य यहाँ पर यूरोप आर्थिक गलियारा है, उसके बारे में विचार करना है। IMEC इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग गलियारे होंगे, जो उत्तरी गलियारा जो भारत को अरब खाड़ी से यहाँ पर जोड़ेगा, और पूर्वी गलियारा जो अरब खाड़ी से यहाँ पर यूरोप को जोड़ेगा। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो देखो 2 अलग यहाँ पर है, लेकिन एक ही गलियारे होंगे। यहाँ पर क्या होगा? पूर्वी गलियारा भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा, ठीक है, पहली बात याद रखना है। सेकंड बात यहाँ पे होगा जो उत्तरी गलियारा होगा अरब खाड़ी से यूरोप को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी पहली गलत हो गई। सेकंड बात, इस गलियारे को मौजूदा समुद्री और सड़क जो चैनल है उसके पूरक रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे रेल, ऊर्जा और डिजिटल संरचना में शामिल किया गया है। सेकंड बात यहाँ से सही होगा, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 84 का आंसर केवल 2 सही पूछा है तो बी करेक्ट है। 85 है, ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट के संबंध में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति 1979 में 1979 में ईरानी क्रांति से मानी जाती है। पहला क्या होगा? 85 का पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। एक्सिस ऑफ रेजिमेंट्स के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले प्राथमिक समूह हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी, इस्लामिक जिहाद और हूथी शामिल थे। तीसरी बात क्या होगी? मतलब सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और लेकिन अमेरिकी जो सहयोगी उसमें इजराइल के खिलाफ समन्वय में काम करते हैं। और हाल ही के वर्षों में ये एक्सिस ऑफ जो मुखर हैं उसमें यहाँ पर हुई थी, इसको लेकर के सीमा पार रॉकेट हमले से ड्रोन हमले को लेकर यहाँ पर इसमें न्यूज़ में थे, ठीक है। ईरान के इन समूह में हथियार, प्रशिक्षण, वित्त और यहाँ पर औपचारिक जो मार्गदर्शन है उसको प्रदान करता है, जबकि इन प्रत्यक्ष नियंत्रण में अस्वीकार करता है इसको। तो आंसर क्या होगा? याद रखने से आंसर अपना दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 85 का। 86 नंबर है, भारत में मानसून के संबंध में विचार करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर पहुंचकर अरब सागर शाखा में बंगाल की खाड़ी में विभाजित हो जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? इसकी करेक्ट है, सही है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के साथ मानसून के निवर्तन से अक्टूबर और नवंबर के दौरान कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी सही हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नवंबर में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवन से कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी, जिसे मानसून निवर्तन का होना माना जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, 86 का आंसर सी। 87 है, पृथ्वी की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मोह अंशतत्व भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करती है। पहला यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर मोह अंशतत्व भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करती है, जिसकी पहचान भूकंपी तरंगों की गति के एकाएक वृद्धि से होती है। सेकंड बात, गुटेनबर्ग अंशतत्व मेंटल को बाहरी कोर से अलग करती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, लेमैन अंशतत्व बाहरी कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा अच्छा, 3 और भी होंगे यहाँ पर, एक स्टेटमेंट शायद और होगा क्या? अच्छा, 3 ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, राइट। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 3 यहाँ से करेक्ट है। लेमैन जो अंशतत्व है ये तरली बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर के बीच स्थित होता है, जिसका पता भूकंपी तरंग परावर्तन द्वारा पैटर्न के दौरान पर लगाया सकता है। ये लगभग 5100 किलोमीटर, ठीक है, कितना 5100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जिसे एक तरल परत जो है उसके रूप में घिरे आंतरिक कोर उसके अस्तित्व की पुष्टि करता है। तो ये सब बातें याद रखना है, तीनों करेक्ट है। 88 नंबर 88, ज्वालामुखी के प्रकार के संबंध में विचार करना है। सील्ड ज्वालामुखी चौड़े और कम ढलान वाले होते हैं, जो तरल बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ी ज्वालामुखी भूआकृति होती है। इसका निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से होता है, जो अत्यधिक तरल होती है, और परिणामस्वरूप इनसे चौड़े आधार और अत्यंत मंद ढाल वाले ज्वालामुखी बनते हैं, न कि खड़ी ढाल वाले शंकु। पहला करेक्ट होगा। सेकंड, मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण लावा और पायरोक्लास्टिक पदार्थ की क्रमिक परतों से होता है। सेकंड बात करेक्ट यहाँ से भी। तीसरा, कॉल्डेरा सतह से हजारों मीटर ऊंचे
उठे हुए ज्वालामुखी के शंकु के होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर कोल्डेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार के संबंधित ऊंची शंकु के बजाय ये विस्फोटक के बाद स्वयं यहाँ पर ढह जाते हैं, शंकु नहीं बनाते ऊंचा, ठीक है, जिससे गड्ढे बन जाते हैं। और यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, शंकु की बजाय यहाँ पर गड्ढे बनाएंगे। ओनली 1 2 करेक्ट है। 88 का आंसर सही पूछा है तो क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भारतीय प्लेट की गति के संबंध में विचार करना है। भारतीय प्लेट की गति, भारतीय प्लेट उत्तरी सीमा का हिमालय का एक साथ क्षेपण क्षेत्र बनता है जो महाद्वीप अपसरण को दर्शाता है। पहला क्या होगा, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारतीय प्लेट का पूर्वी किनारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर से विस्तारित है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, उत्तर की ओर संचलन के दौरान भारतीय प्लेट में व्यापक लावा का प्रवाह होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी आंसर इसकी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, 89 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी यहाँ से सही आंसर है। सभी बातें सही है यहाँ पर जो भारतीय प्लेट की गति है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 90, कास्ट भू आकृति के संबंध में विचार करना है। डोलाइन या तो ध्वंसीकरण यह संबंधित संरचना की छत से ढहने से बनते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डोलाइन छोटे छोटे मध्यम आकार के उथले गड्ढे होते हैं जो या तो ध्वस्तीकरण या संबंधित संरचना की छत ढहने से बनते हैं। ये आमतौर पर भूजल पुनर्भरण के लिए द्वार के रूप में काम करते हैं और ये आर्द्र काष्ठ क्षेत्र में व्यापक रूप से फैले होते हैं। पहला करेक्ट है। सेकंड, युवाला कई डोलाइनों के संलयन से बनते हैं। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, लेपिज सक्रिय कटक और खांचे होते हैं जो दरारों और यहाँ पर संयोजन के विलयन का कारण चूना पत्थर की सतह पर बन जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर लेपिज जो है चूना पत्थर की सतह पर दरारों और संयोजन का विलयन से बने होते हैं और कटक के खांचे होते हैं जिससे यहाँ पर सतही खुदरी दिखाई देती है। तीनों बातें सही हैं। आंसर 90 का डी। 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 यहाँ से बालू टिब्बों के संबंध में विचार करना है। बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बे होते हैं जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बे होते हैं जिनकी भुजाएं हवा की दिशा में होती हैं। वे वहाँ विकसित होते हैं जहाँ पर हवा की दिशा स्थिर और मध्यम होती है तथा सतह लगभग एक समान स्थिति की होती है। पहला करेक्ट हो गया। परवलयिक टिब्बे तब बनते हैं जब बालू सतह आंशिक रूप से वनस्पति से ढकी होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर टिब्बे अन्य रूप में सीफ डिब्बे वो शामिल होते हैं जो बरखान के समान दिखाई देते हैं, लेकिन हवा में स्थिति में बदलाव के कारण में केवल एक ही भुजा दिखाई देती है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में समाचारों में देखा गया बराक मैगन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो बराक मैगन है ये संबंधित है एक नौसैनिक वायुरक्षा प्रणाली से। ठीक है, क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बराक मैगन इजराइल द्वारा विकसित एक नौसैनिक वायुरक्षा प्रणाली है जिसे विशेष रूप से ईरान और उसके सहयोगियों की ओर से आने वाले ड्रोन की मिसाइलों को हवाई हमले जो खतरे हैं उसको रोकने के लिए पर विकसित किया गया था। ये इजरायली नौसैनिक जहाज़ों पर त्वरित प्रक्रिया लाइटिंग शील्ड के रूप में भूमिका निभाएगा। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, वातागर के प्रकार और यहाँ पर विशेषता बता रहा है इसकी। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला 93 का शीत वातागर क्या होता है। देखो, शीत वातागर जो यहाँ पर है ये तब बनता है जब शीत वायु उस वायु की राशि की ओर बढ़ती है, ना कि यहाँ पर जब उस वायु की ओर बढ़ती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, कब बनता है लिख लो, पॉइंट में बता देता हूँ। शीत जो वातागर है तब बनता है जब शीत वायु उष्ण वायु की राशि की ओर बढ़ती है। ठीक है, सेकंड बात, उष्ण वातागर कब होता है। उष्ण वातागर जो है ये तब बनता है जब उष्ण वायु शीत वायु की ओर बढ़ती है, ना कि शीत वायु आगे बढ़ने पर। ठीक है, ये बात लिख लेना भी गलत है। अचर वातागर, अचर वातागर क्या होता है। देखो, अचर वातागर जो है ये तब निर्मित होता है जब कोई भी वायु राशि आगे नहीं बढ़ती, जिसमें सीमा स्थिर रहती है। ऐसे वातागर कई दिनों तक बने रह सकते हैं जिससे यहाँ पर अक्सर लंबे समय तक मेघ छाए रहते हैं। ठीक है, तीसरा सही है। चौथा, अधिविष्ट वातागर क्या होता है। अधिविष्ट वातागर जब गर्म वायु राशि आसपास शीत वायु राशि को भूमि की ओर पर सतह से पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है, तो अधिविष्ट वातागर यहाँ पर बनता है जिसमें यहाँ पर शीत और उष्ण वातागर दोनों की यहाँ पर विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा जिसमें शीत और उष्ण दोनों की यहाँ पर वातागर की विशेषताएं पाई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिविष्ट वातागर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब एक एक करके स्टेटमेंट आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से जो आंसर होगा, दो यहाँ से करेक्ट है, तीनों अचर, तो 93 का जो आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा आपका 93 का बी आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। दो बातें यहाँ से सही है। 94 है।
94 यहाँ से ग्रीन हाउस गैसों जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों कि पृथ्वी को गर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पर वे विशेष रूप से एक विकिरण को अवशोषित करती हैं और पुनः प्रकीर्णित करती हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा यहाँ से 94 का ये परावर्तित दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार ग्रीन हाउस गैस ऊष्मन क्षमता को उनके दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण को अवशोषित करके पुनः विकसित करने की विशेषता से जुड़ी होती हैं, पहली बात। सेकेंड बात, ओजोन दोहरी भूमिका निभाती है और संताप मंडल में सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, जबकि यहाँ पर क्षोभ मंडल में ये स्थलीय विकिरण को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। ठीक है, तीसरी बात, वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा 94 का। 95 है ऊपरी वायु परिसंचरण और भारत के इसके प्रभाव के संबंध में विचार करना है। पहली बात है शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाती है जिससे वर्षा होती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात है ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रायद्वीप भारत में ऊपर पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी करती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तिब्बती पठार में ऊष्मीकरण के कारण पूर्वी जेट धाराएं जो होती हैं इसका स्थान ले लेती हैं धाराएं का। ठीक है, ये भारत में मानसून के शीघ्र आगमन में सहायक होती हैं, ना कि देरी करने में। तो ये बात गलत होगी, शीघ्र आगमन करेगी ना कि लेट। तो पहली बात सिर्फ करेक्ट है, 95 का आंसर एक यहाँ से सही होगा। 96 नंबर है ला नीना घटनाओं के दौरान प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी परिस्थिति देखी जाती है, बताना है। देखो, इसके आसपास जो परिस्थिति देखी जाती है वे व्यापारिक पवनें मजबूत हो जाती हैं जिससे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर शीत पोषक जो समृद्ध जल है उसकी अवलेपिंग बढ़ जाती है इससे। ठीक है, बी स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ला नीना जो होता है ये जेट स्ट्रीम के ऊपर जो उत्तर की ओर यहाँ पर स्थानांतरित करता है जिससे दक्षिण अमेरिका में उस और यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु द्वारा अमेरिका का जो कनाडा में अधिक यहाँ पर आर्द्र और शीत स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। साथ ही क्या है ये अटलांटिक चक्रवात जो मौसम है उसमें जो और अधिक तीव्र इसमें जो इसके स्थिति रहती है गति उसको कर देता है। ठीक है, तो बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ला नीना जो है और अल नीनो का शीतलन जो प्रतिरूप है इसमें समान से अधिक प्रबल और व्यापारिक पवनें बहती हैं। ये तेज पवनें गर्म सतह जल को अधिक यहाँ पर पश्चिमी और एशिया की तरफ ढकेल देती हैं। ठीक है, तो ये सब की पॉइंट इसका था, याद रखना। एक बार ला नीना पढ़ोगे आप तो उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 97 है कल्प और यहाँ पर इसका विवरण दे रखा है। ठीक है, देखते हैं 97 को। पहला बोला है आर्कियन। आर्कियन क्या होता है? देखो, आर्कियन जो है यहाँ पे ये भारी उल्का पिंड प्रहार और जीवन की पुनर्उपस्थिति को चिन्हित करता है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आर्कियन है ये 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व था। ये कल्प 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी पूर्व अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि इसकी अनुपस्थिति को चिन्हित करेगा। हेडियन क्या होता है ना? हेडियन जो है यहाँ से हेडियन आपका हो जाएगा यहाँ से हेडियन क्या करता है? हाँ, हेडियन जो कल्प है ये आपका हेडियन कल्प चलो बता देते हैं। हेडियन कल्प जो होगा आपका ये उल्का पिंड तथा पृथ्वी की सर्वाधिक जो प्राचीन चट्टान है उसमें रेडियोमेट्रिक तिथि निर्धारण करके ज्ञात करता है। ठीक है, ये 4500 मिलियन वर्ष पहले पुरानी होती है। ठीक है, तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होनी चाहिए, ये भी बात इसकी गलत है। ठीक है, तीसरी बात तीसरा देखते हैं ऊपर। तीसरा बोला है प्रोटेरोजोइक है ना, ये प्रोटेरोजोइक यहाँ पर होगा। ये वार्म होल जैसे बहुकोशिकीय जीवों के जीवाश्म का प्रमाण होता है, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला, ऊपर के दोनों गलत थे, एक बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। 98 है वलनो जो वलय होते हैं फोल्ड्स होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। शयन वलय वह वलय है जिसमें दोनों भुजाएं ऊर्ध्वाधर रहती है और अक्ष तल सीधा खड़ा रहता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 98 का यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो वलन जो शयन वलय होती हैं ये तब निर्मित होती हैं जब एक ऊपरी वलन और अधिक तीव्र कर देता है और एक भुजा दूसरी भुजा को ढकेलता है, जिससे क्या होता है संरचना लगभग क्षैतिज हो जाती है और ये ऊर्ध्वाधर भुजाओं को सीधा और अक्ष तल पर वलन नहीं करता है, तो ये बात गलत होगी। नैप क्या होता है? नैप या नैपे है ना, ये देखो नैप एक अभिक्षिप्त वलय इतना संकुचित हो जाता है कि ऊपरी भुजा टूट जाती है और वह अपनी मूल स्थिति में विस्थापित हो जाता है
और एक ऐसी भ्रंश संरचना बन जाती है जो बिना टूटे एक साधारण वलय नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक वलय भ्रंश के बीच में एक संकोणकालीन रूप ले लेती है। तो यहाँ पे इसको नैप बोलते हैं। नैप यहाँ पे क्या बोला है? नैप बोला एक प्रकार की सरल वलन होती है जहाँ पर इसके चट्टान में प्रथम कोई दरार नहीं पड़ती है। गलत बात है ना, क्योंकि यहाँ पर दरार पड़ती है और यहाँ पर बिना टूटे एक साधारण वलय में चेंज नहीं होती है, तो ये बात गलत होगा। दोनों बातें गलत हैं। आप इसके बारे में जो मैंने बताया आप लिख लोगे, नैप के बारे में और शयन वलय के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, सही पूछा है तो कोई नहीं सही है। 99 नंबर है भ्रंश जो फॉल्ट होते हैं इसके बारे में के प्रकार जो है इसके बारे में विचार करना है। सामान्य भ्रंश संपीडनात्मक बलों का कारण बनता है। इनके परिणामस्वरूप धरातली क्षेत्र छोटा हो जाता है। पहला क्या होगा? 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक समान भ्रंश वास्तव में तनाव बलों के कारण बनता है, जहाँ भूपर्पटी एक खंड जो होते हैं उसकी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण धरातली क्षेत्र में वृद्धि होती है, ना कि संकुचन। गलत हो गया। व्युत्क्रम भ्रंश तनाव बलों के कारण बनता है और इसके परिणामस्वरूप धरातली क्षेत्र बढ़ जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है संपीडनात्मक जो बल होते हैं उसको बनता है, और जब भूपर्पटी खंड आपस में ढके ले आते हैं इसके कारण धरातली क्षेत्र में संकुचन होता है, ना कि यहाँ पर इसका विस्तार होता है। दोनों बातें गलत हैं। 99 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ से देखते हैं इसका। हिंद महासागर द्विध्रुव जो है उसके बारे में विचार करना है। सकारात्मक आयोडी की घटना बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ पर वहाँ चक्रवात जनन तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहले स्टेटमेंट यहाँ से जो 100 है इसका गलत होगा, ठीक है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सकारात्मक आयोडी घटना पवने पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिससे अरब सागर में गर्म होता है, और पूर्वी हिंद महासागर जो ठंडा और शुष्क हो जाता है, जिससे परिणामस्वरूप अरब सागर में अधिक चक्रवात आते हैं। तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड, आयोडी जो नकारात्मक वर्ष में अरब सागर जो होता है उसके बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अरब सागर में चक्रवाती जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आयोडी नकारात्मक है इसकी परिस्थितियाँ उलट जाती हैं और इंडोनेशिया में गर्म और आर्द्र हो जाता है, जिससे यहाँ पर अफ्रीकी जो तट है वो ठंडा हो जाता है। इससे बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का निर्माण अधिक प्रबल हो जाता है और अरब बंगाल से चक्रवातों की आवृत्ति को कम कर देता है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। 100 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो जो मेंटरशिप का टेस्ट नंबर 6 था वो यहाँ से कंप्लीट हुआ आपका। 50 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे और करीब 50 क्वेश्चन मैंने आज करा दिया आपको, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 7 का मेंटरशिप, वो यहाँ पर देखेंगे, राइट। उससे पहले आपको देखना जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मेंटरशिप जो कर रहे हैं अपना यूकेटी चैनल का, है ना। यूकेटी चैनल का खुद का जो अपना मेंटरशिप कर रहे हैं वहाँ पे आपको टॉपिक दिए जाते हैं। टॉपिक के साथ साथ आपको समझाया था कैसे आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। कुछ टॉपिक के आपको मैंने कल व्याख्या के साथ टॉपिक भी दी थी कि उस अगर आपको नहीं मिलते तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करीब 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करते रहना है। यूपीएससी तक आप इतनी चीज़ें अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास जब लास्ट में आप पहुँचोगे फरवरी मार्च में तो बहुत चीज़ें देखोगे हमने बहुत चीज़ें यहाँ से कवर कर लिए, अगर सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो, ठीक है। इसमें कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से कवर करो चीज़ों को, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ पूछना रहेगा तो, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।